Hello and welcome back to our channel Educational Hicks. I am your science mentor Sakshi Jha and I am back with our final revision video of entire science chapters. Not just chemistry, today we will be doing chemistry, biology, physics, everything. आज हम सारे चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं एंड हर एक चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एंड किन टॉपिक्स के रिवीजन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है पूरे रात भर में अगर पढ़ोगे तो, या सुबह रिवाइज करोगे तो। एंड कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, सॉरी फॉर द मिस इंटरप्रिटेशन। एंड आज का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल नर्वसनेस नहीं होना है। आई नो कल पेपर है, आप सब बहुत स्ट्रेस्ड हो, टेंस्ड हो, बट इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल, यू हैव स्टडीड, आपने हार्डवर्क किया है तो कोई भी आपको मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। जस्ट हैव फेथ इन गॉड, जस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड यू विल रॉक द एग्जाम, ठीक है। बाकी आपके फाइनल टचअप के लिए आपकी साक्षी मैम है यहाँ पे, सो कोई टेंशन नहीं लेना है। सब केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सब कुछ आज हम देख लेंगे यूं चुटकी बजाकर, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा केमिस्ट्री रिवीजन। सो सबसे पहले अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो बच्चों आज ये हमारा डिटेल रिवीजन वीडियो नहीं होने वाला है। यहाँ हम आपको एकदम डिटेल में सारा एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी केमिस्ट्री पूरा डिटेल में आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हर चैप्टर को हम एक क्विक रिकैप करने वाले हैं, ठीक है, ताकि अगर आपके दिमाग में ना सारे चैप्टर जंबल अप हो रहे हैं, अंदर मिक्स हो जा रहे हैं, तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। ओके, ये टॉपिक इस चैप्टर का है, ठीक है, ये टॉपिक के अंदर ये सब टॉपिक्स हैं, इसका ये मतलब होता है। और यहाँ जो जो टॉपिक्स लिखे होंगे, ठीक है, जो जो चीज़ें लिखी होंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द चैप्टर, ये दिमाग में डाल लो। तो आप एक और चीज़ कर सकते हो कि यहाँ जो भी टॉपिक लिखा होगा उसको आप डिटेल में एक बार आपके नोट्स से रीड कर सकते हो, ठीक है, उसका आप डिटेल में एक बार रिवीजन कर सकते हो। फाइनल रिवीजन कल जब आप सुबह उठोगे बिफोर द एग्जाम, एक बार उठते ही हैं लोग रिवीजन करने के लिए, ठीक है, या कुछ होंगे जो सुबह आराम से उठेंगे ना, फिर रात में जगेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जो भी पढ़ने वाले हो अभी फाइनल रिवीजन में, तो यहाँ जो टॉपिक्स मेंशन्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ये चीज़ दिमाग में रखना कि और कुछ रिवाइज करो ना करो, यहाँ पे मेंशन टॉपिक्स को आपको एक बार डिटेल में रिवाइज कर लेना है, बिकॉज क्वेश्चन वहाँ से बनने ही वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे केमिस्ट्री वेरी फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके की पॉइंट्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है सबसे पहला टॉपिक जो हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन। क्या होता है जी हमारा केमिकल रिएक्शन? कभी भी जब हम रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाते हैं, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं, तो उनके रिएक्शन से कुछ चेंजेस आते हैं एंड हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। उस प्रोडक्ट को जब हम देखते हैं तो वो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है। बट जब हम लॉ की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि भले ही प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, साइज, शेप, ऑर्डर, फिजिकल या केमिकल स्टेट्स डिफरेंट हो, लेकिन जो कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो आपका जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास आपके प्रोडक्ट में भी होता है, ठीक है। तो वहां पे आपका मास कंजर्व हो जाता है। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। आपका न्यू सब्सटेंस बनता है, दैट इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाते हैं आपस में, ठीक है, एंड रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट करवाते हो, प्लस करवाते हो। फॉर एग्जांपल A प्लस B कर लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपको मिल जाता है AB, दैट इज योर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसका रिएक्टेंट का जितना मास होगा, मान लो ये 15 ग्राम है, तो आपका AB भी प्रोडक्ट भी आपका 15 ग्राम होगा, दैट इज योर कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपका लॉ है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है इंडिकेटर्स। क्या होते हैं इंडिकेटर्स? ये वो होते हैं ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कलर, स्मेल, ऑर्डर, ठीक है, ये चेंज कर लेते हैं, अलग अलग
सब्सटेंस के अंदर, फॉर एग्जांपल एसिडिक सब्सटेंस है, बेसिक सब्सटेंस है या न्यूट्रल सब्सटेंस है, उनके अंदर ये अपना कलर वगैरह चेंज करके आपको इंडिकेट कर देते हैं कि बच के भैया ये तो एसिड है, बच के ये तो बेस है, अरे यूज इट इट्स न्यूट्रल, ठीक है। तो ये आपको इंडिकेट करते हैं सामने वाले सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी के बारे में, ठीक है। इसलिए उनको आप इंडिकेटर्स कहते हो, ठीक है। तो चेंज इन कलर, टेम्परेचर, गैस फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट, बहुत सारे तरह से वो इंडिकेट कर सकते हैं। उनके अंदर कलर चेंज आ सकता है, फॉर एग्जांपल लिटमस पेपर हो गया, ठीक है। उनके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन भी हो सकता है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट? अ सॉलिड सब्सटेंस, मतलब सॉलिड प्रोडक्ट दैट इज इनसॉल्युबल इन द लिक्विड। जो आप जो भी रिएक्टेंट दे रहे हो, लिक्विड दे रहे हो, उसमें वो इनसॉल्युबल होता है एंड एक सॉलिड प्रोडक्ट बनता है एंड वो नीचे जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। उसे आप प्रेसिपिटेट बोलते हो। कभी कभार गैस फॉर्मेशन भी हो सकता है या टेम्परेचर चेंज भी ला सकता है इंडिकेटर, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बैलेंस इक्वेशन। बट उसके पहले ये समझते हैं इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन, जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट करते हो यूजिंग द साइंस एंड सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, दैट properly written form of the reaction is known as equation, ठीक है। उसको आप बोलते हो इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एड अप करवा रही हूं, ठीक है। क्या है, चल जाओ। तो व्हाट विल आई गेट, ठीक है। अब यहां देखिए, ये आपका एक इक्वेशन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मैंने रिएक्ट करवाया, दैट मैं नॉर्मली कैसे लिख सकती थी? मैं नॉर्मली लिख सकती थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिला लेते हैं तो हमें मिल जाता है वाटर। मैं नॉर्मली लिख सकती थी, बट मैंने इसको फॉर्मुलेटेड वे में लिखा, साइंस यूज करके, सिंबल्स यूज करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या साइन सिंबल्स यूज किए मैंने? हाइड्रोजन का साइन यूज किया, क्या है सिंबल, क्या है हाइड्रोजन का? H। ऑक्सीजन का सिंबल यूज किया O2, वाटर का सिंबल यूज किया H2O, ठीक है। ये मैंने यूज किया है, ठीक है। अब इन साइंस और सिंबल को यूज करके जब हम लिखते हैं तो हमारा इक्वेशन बनता है। बट इक्वेशन लिख देना काफी नहीं होता, हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अब वो बैलेंस्ड कैसे होगा? उसको बैलेंस करते हैं हम, दोनों तरफ उसके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम इक्वल होने चाहिए, ठीक है। वो कैसे होगा? तो जरा यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, बराबर है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है हमारे पास एंड यहाँ पे 2 2 4 हाइड्रोजन है। दैट मीन्स यहाँ 2 हाइड्रोजन और चाहिए। अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो 2 2 4 हो जाएगा एंड यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा। तो हो गए 4 4 हाइड्रोजन एंड 2 2 ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया, नंबर ऑफ एटम्स हमने बराबर कर दिए। तो हमारा बैलेंस इक्वेशन, इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। यही कहता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपने क्या किया? अपने मास को इक्वल किया ना, दोनों तरफ एटॉमिक मास को, ठीक है। अब हम रिएक्शंस की जब बात करते हैं तो रिएक्शन के कुछ टाइप होते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास ना बेटा 4 तरह के रिएक्शन होते हैं। कितने तरह के? 4। पहला होता है कॉम्बिनेशन, जिसमें क्या हो रहा है? 2-3 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन हो जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, कंबाइन होके एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, ठीक है। जैसे A + B, 2-3 रिएक्टेंट्स जुड़ गए एंड आपको कंबाइन होके AB एक प्रोडक्ट दे दिया। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन मतलब वो डिकम्पोज हो रहा है, टूट जा रहा है। आपके पास एक प्रोडक्ट है, एक केमिकल है जो हीट के वजह से या फिर मान लो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से या लाइट के वजह से, करंट के वजह से, इन सब वजह से वो टूट जा रहा है, ठीक है। आप जब उसको हीट पास कर रहे हो या लाइट पास कर रहे हो, ये सब पास करते हो तो वो टूटता है एंड टूट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बिखर जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास एक प्रोडक्ट था AB, उसको मान लो आपने दे दिया हीट। अब हीट मिलने की वजह से क्या हो रहा है? A और B टूट गए, अलग हो गए। तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में एक जो है केमिकल वो दूसरे केमिकल को धक्का मार के उसकी जगह ले लेता है। इट्स लाइक कि मान लो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और वो किसी और दोस्त के साथ बात कर रहा है। अब आपको जेलेसी होगी ना कि अरे तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू उससे क्यों बात कर रहा है? आप जाओगे उस थर्ड पर्सन के पास, उसको धक्का मारोगे कि हट भाई, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये, मैं इसके साथ रहूंगा, ठीक है। तो आप उसके साथ खड़े हो जाओगे। तो बस यहाँ वही करना है, उस थर्ड पर्सन को ना किक आउट कर देना है। तो देखो A था और उसका बेस्ट फ्रेंड था B, लेकिन B खड़ा है C के साथ। तो A जाता है
ठीक है, सॉरी, उसका बेस्ट फ्रेंड था सी एंड बी उसके साथ खड़ा है, मान लेते हैं, यहाँ उल्टा लिखा है इसके लिए, ठीक है। तो अब वो ए जाता है और वो क्या करता है, बी को किक कर देता है कि भाई तू हट, उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है कि सी इज माइन, आई विल स्टैंड विथ हिम। तो यहाँ देखो वही हो रहा है, ए था और बी सी थे, ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह ले लिया और ए सी बना लिया, बी सिंगल रह गया, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफर चलता है कि मुझे मेरी बीवी नहीं पसंद, तुम्हें तुम्हारी बीवी नहीं पसंद, चलो वाइफ एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट चल रही है, ठीक है। तो ए और बी थे, सी और डी थे साथ में, ये दो केमिकल्स थे साथ में, ठीक है। अब ए ने क्या किया, डी के साथ पैरअप हो गया, ए पैरअप हो गया आपका डी के साथ एंड बी पैरअप हो गया सी के साथ, ठीक है। तो अब AD बन गए और C भी बन गया, तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसके अंदर अब एक और टॉपिक आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन होता है, ऑक्सीजन मिल रहा है या हाइड्रोजन एटम रिमूव हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, दोनों में से कोई भी एक चीज हो रही है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा, अगर कहीं पे ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, जस्ट ऑपोजिट, एंड हाइड्रोजन का गेन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज रिडक्शन। अब जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। वाई, री एंड डॉक्स रिएक्शन, रीड इज फॉर दिस एंड ऑक्स, ठीक है। तो रिडॉक्स, जब रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो तो दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ कोरोजन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, एंड कोरोजन का मतलब होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। कोई भी चीज पे ऑक्सीडेशन होने की वजह से वो चीज़ खराब हो जाती है, स्पेशली मेटल्स की बात करते हैं हम इसमें, कि मेटल्स पे जब ऑक्सीडेशन होता है, और वो ऑक्सीडेशन क्यों होता है, वाटर, वेपर, हीट, लाइट, मॉइस्चर, इनके वजह से होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन की वजह से कोई भी चीज़ खराब हो जाती है तो उसे बोलते हैं कोरोजन, एंड ये बेसिकली हमें आयरन के रस्टिंग में देखने मिलता है। आपके ग्रिल्स वगैरह जो है वहाँ जंग लग जाना, उस जंग लग जाना को रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। एंड रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मतलब आपका खाना खराब हो जाना, ठीक है। जहाँ पे भी ऑयली सब्सटेंस होता है खाने में, वो ऑयली सब्सटेंस आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसमें अगर क्रंचीनेस थी तो वो क्रंचीनेस चली जाती है, वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये आपको देखने मिलता है वेफर्स एंड चिप्स वगैरह में। अगर आप ज़्यादा देर खुला रख दोगे पैकेट या नमकीन वगैरह कहीं खुली रख दोगे तो वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, उसकी क्रंचीनेस चली जाती है। क्यों? ऑक्सीडेशन की वजह से। क्यों हुआ? क्योंकि उसमें ऑयल था, वो ऑयल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रेंसिडिटी, ठीक है। तो स्पॉइलेज ऑफ ऑयल प्रिवेंट बाय एंटीऑक्सीडेंट्स, इसको एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपके चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है सो दैट आपका ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ठीक है। तो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर। सो चैप्टर 1 डन। हर चैप्टर के बाद हम कमेंट में लिखने वाले हैं डन, ठीक है। हर चैप्टर के बाद आपको कमेंट में लिखना है डन। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज डन, कमेंट डाउन बिलो डन विथ 1, ओके। नाउ लेट्स गो टू द चैप्टर 2 एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट। अब यहाँ सिंपल है, हमें बस एसिड के बारे में पढ़ना है, बेस के बारे में पढ़ना है, सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, और ये तीनों आपस में कैसे गोलमाल करते हैं वो पढ़ना है, ठीक है। एंड चैप्टर डन है हमारा। तो सबसे पहले एसिड्स क्या होते हैं, तो एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। H+ यानी हाइड्रोजन आयन, ठीक है। हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं एसिड्स। एंड वो कहाँ प्रोड्यूस करने चाहिए? एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस मतलब ड्राई नहीं होने चाहिए, ठीक है, पानी मिला हुआ होना चाहिए उसमें, ठीक है, ड्राई नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल एसिड्स का अगर बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, H2SO4, ये सब आपके कॉमन एसिड्स हैं। बेसिस की बात करें तो जो OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं, क्या? जो OH- आयन प्रोड्यूस करते हो वो बेस है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है आपके बेसिस के, ठीक है। अब सॉल्ट्स कौन होते हैं? सॉल्ट्स वो होते हैं जो एसिड और बेसिस के रिएक्शन से बनते हैं, एसिड एंड मेटल्स के रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। तो अब सॉल्ट्स की जब हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हम देख लेते हैं जो आपके चैप्टर में है, जिनके बारे में आपको डिटेल में एक बार रिविजन कर लेना है। एंड इसका डिटेल वीडियो भी आप देख सकते हो जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है,
ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो है आपका बेकिंग सोडा NaHCO3, उसके बाद वॉशिंग सोडा Na2CO3, 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, इसके बारे में भी आपको डिटेल में देख लेना है, रिवाइज कर लेना है, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। तो अब जो मैंने बोला आपका जैसे सॉल्ट कैसे बनता है तो देख सकते हैं आप, वट एवर आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ देख सकते हो आप, आपका वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है एंड इट्स न्यूट्रल सब्सटेंस, तो यहाँ न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, यहाँ ना एसिडिटी है ना बेसिसिटी शो हो रही है उतनी ज़्यादा, तो ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। तो ये रिएक्शन आपको एकदम स्टार मार्क कर लेना है, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन आपको डिटेल में समझ लेना है। इस रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स भी देख लेना, अच्छे से टेक्स्ट बुक में गिवन है। उसके अलावा एक दो और रिएक्शन है, एसिड का मेटल्स के साथ कैसे हो रहा है रिएक्शन, एसिड्स का नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है। उसके अलावा बेस का कार्बोनेट्स के साथ, बाइकार्बोनेट्स के साथ, एसिड्स का उनके साथ, ये सारे रिएक्शन आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है, एक बार अच्छे से रीड आउट कर लेना है आपको, ठीक है। एंड इनके आपके नोट्स भी हो गए। एंड ये जो तीन जो मेन दिए मैंने, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तीनों, ठीक है। इन तीनों का आपको यूज, केमिकल फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंस, ये तीन चीजें आपको देख लेनी है, ठीक है। क्या क्या यूज, केमिकल फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है जी। ये आपको इन तीनों का देखना है। और भी एक दो गिवन है सॉल्ट्स, बट वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, रिपीटेटिवली उतना पूछते नहीं है, ये तीन तो पूछते हैं, तो आप पूरे रिवाइज करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो इन तीन के तो आप कर ही लेना, ये तीन तो आपके स्टार मार्क वाले हैं भाई, इसको तो कर ही लेना है। और इनके ये पढ़ना है, सिर्फ ये इतना फॉर्मूला नहीं पढ़ के जाना, ये तो हमारा क्विक रिविजन सेशन है, दैट्स व्हाई टेक्स्ट बुक में गिवन है, यूज भी गिवन है, इंपॉर्टेंस भी गिवन है, फॉर्मूला भी गिवन है, सब कुछ टेक्स्ट बुक में देख लेना है अभी, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद एक और टॉपिक यहाँ पे पूछता है, दैट इज फ्रॉम पीएच। पीएच क्या होता है जी? तो पीएच ऐसा आप कह सकते हो, ऐसा सोर्स है जिससे आपको किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी या बेसिसिटी के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो पीएच स्केल होती है आपके पास, उसमें आपके पास 0 से लेके 14 तक की नंबरिंग होती है, ठीक है। बीच में आपका 7 होता है एंड दैट 7 इज योर न्यूट्रल। अगर आपका पीएच 7 आ रहा है तो वो सब्सटेंस आपका न्यूट्रल है। अगर आपका पीएच 0 से 7 के बीच में आ रहा है तो वो सब्सटेंस आपका एसिडिक है, ठीक है जी। अगर आपका सब्सटेंस 7 से 14 के बीच का पीएच दिखा रहा है तो वो सब्सटेंस आपका बेसिक है। तो यही है आपका पीएच के बारे में, यहाँ वही चीजें लिखी हुई है एंड इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। तो डन विथ 2, आर यू गाइज डन विथ 2? कमेंट बिलो डन विथ 2, ठीक है। हमें आज सब एकदम फोड़ के आना एग्जाम में। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है जी। तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हमने 7th 8th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है बचपन में। हालांकि आपको याद नहीं होगा, मुझे पता है, आपने कल क्या पढ़ा आपको तो वो याद रह नहीं रहा है ना। रोस्टिंग हो गई मैम, रोस्टिंग है, थोड़ा बहुत करते हैं, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो अब अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करें तो उनके कुछ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज, क्या होती है मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं तो सबसे पहले जो आपका मेटल है, ठीक है जी, जो आपका मेटल है वो होता है मेलिएबल, वो होता है डक्टाइल, वो होता है सोनोरस और वो होता है लस्ट्रस, वो होता है सिल्वर ग्रे या फिर गोल्डन येलो के शेड में, ठीक है। वो होता है गुड कंडक्टर, ठीक है जी। तो ये है आपके मेटल्स की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज। इतना भी अगर आप याद कर लेते हो, लिख के आ जाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, लस्ट्रस, ये सब मतलब क्या, ठीक है। तो लस्ट्रस मतलब होता है आपका, सबसे पहले तो आपके लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी। दिख रही है आपको ये कलर? आई डोंट थिंक सो, कोई अच्छी कलर से लिखते हैं। लेट्स राइट विद ब्लू। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी, कोई भी शाइनी सब्सटेंस, ठीक है। सोनोरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड,
रिंगिंग साउंड। डक्टाइल का मतलब होता है वायर, मैलिएबल का मतलब होता है जी शीट। ठीक है, आइए समझते हैं। तो जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो आपका मेटल जो है वो कुछ ये प्रॉपर्टीज शो करता है। अगर कोई मेटल होगा तो वो मेलिएबल होगा। मेलिएबल मतलब उस मेटल को जब आप ठक 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 करके ठोकोगे तो वो एक पतली शीट में कन्वर्ट हो सकता है, फॉर्म कर सकता है पतली शीट। ठीक है, तो अगर वो फॉर्म कर पा रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट इज अ मेटल, आपको मेटल हुआ है। ठीक है, डक्टाइल, डक्टाइल मतलब वो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, उसको आप ठक 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 ठोकोगे, फिर खट 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 करोगे, तो ये सारे प्रोसेसेस करने के बाद उसको एक पतली वायर में बना सकते हो। जैसे कि घर में आपकी इलेक्ट्रिक वायरिंग की गई होती है, तो जब वो वायर का रबड़ बाहर से दांत से खरोच के निकालोगे, ऐसा करना मत घर में, करंट मुंह में मारेगा सीधे। ऐसे खाली नंगी वायर हो तो उसको जब खरोच के निकाल दोगे तो देखोगे अंदर में ना कॉपर वायर होती है। वो कॉपर क्या है? मेटल है, पतली वायर में कन्वर्ट हो पाया, वो डक्टाइल है। ठीक है, तो जो वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है पतले से थिन वायरिंग में, उसे बोलते हैं हम डक्टाइल होना। एंड अगर कोई डक्टाइल है तो वो आपका मेटल है। ठीक है, सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड। आपके स्कूल्स वगैरह में घंटी लगी होती है, आपके लगी है कि नहीं पता नहीं, हमारे स्कूल में तो घंटियां लगी होती थी। वो अंकल बजाते थे टंग 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 टंग। वो जो टंग टंग आवाज आती है ना, वो क्यों आ रही है? बिकॉज द बेल वॉज मेड फ्रॉम आयरन एंड आयरन इज मेटल, इट प्रोड्यूसेस अ रिंगिंग साउंड, टंग 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 रिंगिंग साउंड बजाता है। ठीक है, तो वो रिंगिंग साउंड जो प्रोड्यूस करता है उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस होना। तो अगर वो सोनोरस है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, देन इट इज अ मेटल। और उसके अलावा लस्ट्रस मतलब शाइनी, वो शाइनी होगा, वो चमकता दिखेगा आपको। ठीक है, एंड उसका मोस्टली कलर शेड अगर देखोगे, और भी वैरायटी में होता है बट मोस्टली की बात कर रहे हैं हम, मोस्टली कलर शेड होगा सिल्वर ग्रे के कलर में या गोल्डनिश येलोइश कलर में होगा। जैसे गोल्ड देखो, मैंने सोने का पहना नहीं है, निकाल दिया है, सॉरी। तो गोल्ड का इयरिंग वगैरह पहनते हो, कैसा होता है? गोल्डन येलो शेड में होता है। ठीक है, अब जैसे ये कड़ा पहना है मैम ने, कड़ा देखो, ये भी मेटल का है, सिल्वर ग्रे शेड में है, शाइनी है, टंग टंग रिंगिंग साउंड बजा रहा है। पता नहीं आपको आवाज आ रही है कि नहीं, बट मुझे आ रही है। ठीक है, तो रिंगिंग साउंड बजा रहा है, तो ये भी मेटल है। प्लस मेटल क्या होंगे? गुड कंडक्टर होंगे। किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। किसके गुड कंडक्टर होंगे? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है भाई, बेयर कर लो मेरी राइटिंग को आज। तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे, तो वो मेटल है। अब दूसरा आता है आपका नॉन मेटल। कौन है नॉन मेटल? जो ये सारी प्रॉपर्टीज शो नहीं करता, वो है आपका नॉन मेटल। क्यों? नॉन मेटल मेलिएबल भी नहीं होगा, डक्टाइल भी नहीं होगा, सोनोरस भी नहीं होगा, लस्ट्रस भी नहीं होगा। ठीक है, एंड बैड कंडक्टर होगा, वो गुड कंडक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो वो है आपका नॉन मेटल। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका जी, एंड दैट इज मेटलॉइड्स। क्या होते हैं मेटलॉइड्स? तो मेटलॉइड्स वो होते हैं, मेटलॉइड्स आपके वो पदार्थ होते हैं जो शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। कौन? बोथ मेटल्स एंड, यहां लिख देते हैं, एंड नॉन मेटल्स। ठीक है जी, तो वो क्या करेंगे? आपके प्रॉपर्टीज दिखाएंगे दोनों की। किसकी? दोनों की, मेटल्स की भी दिखाएंगे और नॉन मेटल्स की भी। ठीक है, तो तीन तरह के इसमें आप पढ़ोगे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। जो ये सारी प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं उनको मेटल बोलते हैं, जो ये सारी प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहे उनको नॉन मेटल बोलते हैं, और जो नॉन मेटल्स एंड मेटल्स इन दोनों की प्रॉपर्टी मिक्सअप करके शो करे उसको हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो आई होप इतना क्लियर है आपको, आई होप क्लियर है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, डन। नाउ मूविंग ऑन फर्दर, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स की। ठीक है, कि वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं, जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, प्लस हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन रिलीज करते हैं, सॉरी। ठीक है, एंड जब वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं एंड हाइड्रोजन बनाते हैं। ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा, एसिड बेसिस वाले चैप्टर में, कि एसिड प्लस मेटल्स करने पे आपको क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस H2। ठीक है, तो ये आपके दो चैप्टर में है ये रिएक्शन,
चैप्टर 2 में भी, चैप्टर 3 में भी। डन है। अब अगर एक रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है आपको, ठीक है, वो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है, ठीक है, आपको वो रिएक्टिविटी सीरीज क्या करनी है, याद रखनी है। तो आपका हाईली रिएक्टिव कौन है, हाईली रिएक्टिव, ठीक है, कौन है हाईली रिएक्टिव आपका, सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं आपका हाईली रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम। कौन है हाईली रिएक्टिव, पोटेशियम। उससे कम रिएक्टिव कौन है बताइए, सोडियम। फिर उससे कम रिएक्टिव कौन है, कैल्शियम। देन उससे कम रिएक्टिव कौन है आपका, मैग्नीशियम, ठीक है। देन मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन फेरस। एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, दैट इज फेरस, ठीक है, ये फेरस ही आपका आयरन है। देन है आपका लेड, ठीक है। फिर लेड से ज्यादा, लेड से कम सॉरी, हाइड्रोजन। देन हाइड्रोजन से कम कौन है, कॉपर। देन मर्क्यूरी। देन उससे कम कौन है, सिल्वर। एंड देन गोल्ड, ठीक है। देन आपका कौन है, गोल्ड, ठीक है। तो आपका गोल्ड है लीस्ट रिएक्टिव। कौन है आपका गोल्ड, लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव इज गोल्ड, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है, बिकॉज उसके रिलेटेड आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा, इसके रिलेटेड आपको आगे फॉर्मूलाज बनाने में काम आएगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को रट लो एकदम, ठीक है, घोट लो एकदम, पी जाओ अच्छे से इसको, ठीक है। सबसे हाईली रिएक्टिव होता है आपका पोटेशियम। देन आपकी रिएक्टिविटी पावर जो है वो कम होती जाती है, कम एंड सबसे कम रिएक्टिव होता है आपका गोल्ड। बहुत महंगी चीज है बट सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है। अब आते हैं आयोनिक बॉन्ड। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होना, ठीक है, आपस में इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होना, उसको आप बोलते हो आयोनिक बॉन्ड। आयन से एक्सचेंज होता है, जैसे NaCl है, ठीक है, उनमें आयन से एक्सचेंज होता है। फिर कोरोजन प्रिवेंशन, हमने प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कोरोजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, आपके ग्रिल पे जब जंग लगती है तो कैसे प्रिवेंट करते हो, आप उस पर पेंट लगा देते हो, ठीक है। तो पेंटिंग या गैल्वेनाइजेशन, ये सारे कुछ प्रोसेस है जिससे आप अपना कोरोजन जो है वो प्रिवेंट कर सकते हो। तो आई होप पूरा इतना क्लियर है। तो हमारा थर्ड चैप्टर भी डन है। कितनी जल्दी हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं रिवाइज, राइट। तो अब इसी के साथ हम चलते हैं हमारे 4th चैप्टर पे, ठीक है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन क्या है, एक एलिमेंट है। कार्बन से कंपाउंड्स बन रहे हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में। कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो वो कंपाउंड बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर, ठीक है, वाटर इज अ कंपाउंड। तो कार्बन से कैसे कैसे कंपाउंड्स बन रहे हैं, क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है कार्बन, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है जी, बताइए, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। हाँ आइए इधर, कहाँ गया। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब आपस में बहुत कार्बन जो है वो शेयर करके बनाएगा, एटम्स का शेयरिंग करके जब वो बॉन्ड बनाता है तो उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। मतलब शेयरिंग, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है देख ले, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मुझे अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे मेहनत कम करना पड़ेगा, ठीक है, आलसी हो रही हूँ मैं थोड़ी सी। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब आप आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवाते हो, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों, कार्बन देखिए, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4, ठीक है। क्या वैलेंसी होती है कार्बन की, 4। अब या तो वो अपना शेल फुलफिल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो भी वो इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो भी वो इम्बैलेंस हो जाएगा। उसकी कंडीशन ऐसी होती है, बहुत बोलते हैं ना बुरे हाल में है,
बुरी स्थिति में, तो वो क्या करता है, वो ना चार्ज देता है ना लेता है, वो शेयर कर लेता है। कैसे शेयर कर लेता है कि मान लो हाइड्रोजन है, उसके पास 1 है, ठीक है, ऐसे अच्छे से ड्राइंग से समझते हैं कि कार्बन के पास 4 है मान लीजिए, ठीक है, और हाइड्रोजन है उसके पास 1 है, तो हाइड्रोजन को एक और चाहिए अपना शेल फुलफिल करने के लिए, एक और चाहिए, तो वो क्या करेगा, कार्बन से 1 ले लेगा, शेयर कर लेगा, ठीक है। अब कार्बन को भी एक और चाहिए, एक ही चाहिए क्या कार्बन को, हाँ, तो ये भी हाइड्रोजन था, इसको भी चाहिए था 1, उसने कार्बन से ले लिया। ये भी हाइड्रोजन है, उसको भी 1 चाहिए था फुलफिल करने के लिए, उसने कार्बन से ले लिया। ये भी हाइड्रोजन है, उसने कार्बन से ले लिया। इन लोगों ने कार्बन से लेके शेयर कर लिया। क्या कर लिया बेटा, इन लोगों ने शेयर कर लिया है। अब कार्बन को तो 4 चाहिए ना, तो वो क्या करेगा, चारों से 1-1 ले लेगा, इससे भी 1 ले लिया, इससे भी 1 ले लिया, इससे भी ले लिया और इससे भी ले लिया। अब देखो ये शेयरिंग से क्या हुआ, कार्बन को 4 चाहिए थे, उसने 4 ले लिए, इन लोगों को हाइड्रोजन्स को 1-1 चाहिए था, उन्होंने 1-1 ले लिया। इन लोगों ने आपस में शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन, ना दिया है ना लिया है, शेयर कर रहे हैं, मिल बांट के खा रहे हैं, ठीक है। तो उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड को आप बोलते हो कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये बॉन्ड जो है वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे सिंगल एटम्स की शेयरिंग हो रही है तो इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर यहीं पे 2-2 मतलब इस तरह से 1-2 ऐसे 2-2 एटम्स की शेयरिंग हो रही होती तो उसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। वो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाता है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ बनाता है, ठीक है। अगर यहीं 3-3 की शेयरिंग हो रही रहती, 3-3 की, तो उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाता है, ठीक है। तो अगर ये 3-3 की शेयरिंग कर रहा होता तो उसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब जो सिंगल बॉन्ड होता है वो किस में बनता है, अल्केन्स, और डबल बॉन्ड अल्कीन्स, और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस, ठीक है। सिंगल बॉन्ड जो बना रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्केन्स, और डबल बॉन्ड को अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन। अब इनका कुछ फॉर्मूला होता है। अल्केन्स का फॉर्मूला CnH2n+2, अल्कीन्स का CnH2n, एंड अल्काइंस का CnH2n-2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका अल्केन, अल्काइन एंड अल्कीन एंड अल्काइंस का, ठीक है। अब होमोलॉगस सीरीज पे आते हैं। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, जिनका फंक्शनल ग्रुप सेम हो और जनरल फॉर्मूला सेम हो। क्या हो, फंक्शनल, होमो मतलब, होमो वर्ड का मतलब क्या होता है, होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, ठीक है। तो होमोलॉगस सीरीज, ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, सेम जनरल फॉर्मूला होगा, बस CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। उसमें क्या डिफरेंस होगा, CH2 ग्रुप का। अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। अल्कोहल, अल्कोहल का गिवन है आपको OH। क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का, OH। कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH, ठीक है। तो ये 2 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जिनका डिटेल पढ़ लेना, इनका कैसे डायग्राम बन रहा है, कैसे क्या बन रहा है वो देख लेना आराम से, ठीक है। देन है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ये 2 चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फंक्शन, यूज, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, वो सब चीज टेक्स्ट बुक से प्रॉपरली रीड कर लेना, पूछता ही है, हर साल बोर्ड में पूछता है, ठीक है। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, ठीक है। कौन सा ग्रुप लगा हुआ है देखो, OH ग्रुप। अल्कोहल कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप, एंड OH ग्रुप हमारा क्या होता है, अल्कोहल, इसलिए अल्कोहल है, इसलिए ये इथेनॉल, OL लास्ट में प्रोनाउंसिएशन में लगा देते हैं, ठीक है। अब इथेनोइक एसिड में देखो CH3COOH, कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए ये इथेनोइक एसिड है। अब समझ आया, इन्हीं से ये बन रहे होंगे, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट पूछता है टॉपिक जो है आपके टेक्स्ट बुक में, सोप और डिटर्जेंट का। ये क्या होता है डिटेल में देख लेना, बट ये दोनों आपके एक तरह से बेस ही होते हैं, राइट। तो सोप जो है वो सॉफ्ट वाटर में काम करता है, एंड डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर में। कैसे फॉर्मुलेशन हो रहा है उनका वो आप देख सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक के अंदर, ठीक है। इसी, आई होप ये चैप्टर क्लियर है। इसी के साथ हमारा पूरा 4th चैप्टर डन हो रहा है। तो 4th चैप्टर इज डन, आई होप क्लियर। लिख दो भाई कमेंट में 4th चैप्टर डन। एंड इसी के साथ हमारा केमिस्ट्री सिलेबस खत्म। तो हमने 4 दिया है केमिस्ट्री, ठीक है। अब हम चलेंगे बायोलॉजी की तरफ। So we are done with our chemistry, now going for the revision of our biology।
तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बायोलॉजी। पानी वानी पी लो भाई, किसी को रेस्ट करना है तो कर लो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे बायोलॉजी की तरफ। वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो शॉर्ट में सारा रिवीजन करने वाले हैं फटाफट। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? ऐसे प्रोसेसेस जिनके आपकी लाइफ, जिनकी मदद से आपकी लाइफ जो है वो चल रही है, ठीक है। खाना खा रहे हो, न्यूट्रिशन ले रहे हो, उससे आपकी जिंदगी चल रही है। खाना अंदर जा रहा है, डाइजेशन हो रहा है, उससे आपकी जिंदगी चल रही है। डाइजेशन हो गया, वेस्ट रिमूवल हो रहा है, एक्सक्रेशन, उससे आपकी जिंदगी चल रही है, ठीक है। सांस ले रहे हो, सांस आ रही है, रेस्पिरेशन आ रही है, सांस निकाल रहे हो, उससे आपकी जिंदगी चल रही है, ठीक है। अब अंदर जो है हार्ट जो है ब्लड को पंप कर रहा है, ठीक है। ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उससे आपकी जिंदगी चल रही है। तो ये कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेस है जिनसे आपका जीवन चल रहा है। ये नहीं होंगे तो आपका जीवन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पहला लाइफ प्रोसेस दैट इज न्यूट्रिशन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन में आप पढ़ोगे न्यूट्रिशन के मोड्स के बारे में। खाना खाने का मोड कितने तरह का होता है? 2 तरह का, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? जब ऑटो मतलब खुद से, जब आप अपना खाना खुद बनाते हो, खुद करते हो, उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। कौन है जो अपना खाना खुद बना रहे हैं? प्लांट्स, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक में आपके आ जाता है ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरो मतलब डिफरेंट, डिपेंडेंट होना, ठीक है। जब आप खाने के लिए दूसरे लोगों पे या दूसरे किसी पे निर्भर करते हो, उसे बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट। जैसे हम इंसान हो गए, जानवर हो गए, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? हम खाने के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है। प्लांट्स नहीं होगा तो हमें खाना मिलेगा नहीं। जो नॉन वेजिटेरियन है, अगर वो कुछ पर्टिकुलर एनिमल्स नहीं होंगे तो उनको खाना मिलेगा नहीं। एनिमल से जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मिल्क हो गया, घी हो गया, वॉटएवर, तो वो नहीं होंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। तो हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। अब प्लांट्स के अंदर भी तो लाइफ प्रोसेस चल रहा है ना जी, उनके अंदर भी चल रहा है। तो वो ऑटोट्रॉफिक है, खाना खुद बना रहे हैं, तो उनके खाना बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्लांट्स जो अपना खाना बना रहे हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट, फोटो वर्ड का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस वर्ड का मतलब होता है मेकिंग, ठीक है। तो लाइट की मदद से खाना बनाना, मेक करना, बनाना, समझ जाओ, ठीक है, मेकिंग, ठीक है। लाइट की मदद से खाना बनाना, उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट जो है वो लाइट की मदद से कैसे खाना बना रहे हैं? तो देखिए, हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट उनको ले लेते हैं कि लाओ 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 लाओ, हमारा है, दे दो, ठीक है। वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे सॉइल से उनको वाटर मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं, वहां से वो लेते हैं वाटर, ठीक है। अब सनलाइट, सन जी है हमारे सूर्य देवता, उनसे वो ले रहे हैं सनलाइट। क्या ले रहे हैं? सनलाइट। तो सनलाइट की, वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से घोटाला तिगड़म करके, कुकिंग वुकिंग करके वो क्या बना दे रहे हैं? ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। ये है आपका ग्लूकोज, ठीक है। एंड साथ ही वो क्या रिलीज कर रहे हैं एज अ बाय प्रोडक्ट? ऑक्सीजन। तो उन्होंने हमसे जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया था उसका उधार वो हमें चुका दे रहे हैं ऑक्सीजन देके कि भैया हम किसी का रखते नहीं है, शर्म कर लो, प्लांट तक उधार ही नहीं रख रहा, तुम कब अपना वो उधार चुकाओगे जिससे ले रखा है तुमने? जाके कल के कल एग्जाम के बाद उधारी क्लियर करो, ठीक है। ओके, तो ये होता है आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, इस तरह से होता है। इक्वेशन रट लेना, स्टार मार्क है, ठीक है। तो रिक्वायर्स सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर, ठीक है। अब ये सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो चल का रहा है, लीव्स में चल रहा है। क्यों? क्योंकि लीव्स में होता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये लीव्स के अंदर सेल जो है, लीफ के सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर पिगमेंट दैट गिव्स द ग्रीन कलर टू लीव्स, ठीक है। तो आपका फोटोसिंथेसिस वहीं पे होता है, और फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट का होना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्लांट से हम बढ़ते हैं ह्यूमंस की तरफ। अब ह्यूमंस में क्या क्या लाइफ प्रोसेस है? तो हमने न्यूट्रिशन तो ले लिया भाई हेटेरोट्रॉफिक वे से, अब वो न्यूट्रिशन हमारे पेट में जाएगा। तो कैसे पेट में जाएगा? ये हमने खाना माउथ में डाला, ठीक है। अब हमारे मुंह में बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा प्रोडक्शन करते रहते हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, और बहुत सारे एंजाइम्स भी। अब क्या होता है, वो सलाइवा जो है वो हम खाना चिबाते हैं हमारे दांतों से, हम दांतों से खाना चिबा रहे हैं, तो उसको च्यू करते 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 सलाइवा जब उसमें लिपट जाता है पूरा, तो वो बना लेता है बोलस। क्या बना लेता है? बोलस,
ठीक है। तो खाने और थूक के मिश्रण को जब वो एक गोल आकार में बन जाता है आपके मुंह में, जिसको आप निगलते हो, उस निगलने से पहले वाले आकार को आप बोलते हो बोलस। ठीक है। अब वो बोलस को आप अपने कंठों से नीचे उतारते हो और आपके कंठों में जो ये पाइपलाइन सी होती है जो खाने को पास आउट करती है आपकी जबान से, जो बहुत चलती है, वहां से आपके पेट तक जो काम कर रहा है बहुत अच्छा खासा, उस पाइपलाइन को बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। तो ईसोफेगस का काम क्या है? फंक्शन, फटाफट क्वेश्चन, ईसोफेगस का काम क्या है? ट्रांसपोर्टिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। आंसर 1 मार्क मिल गया बोर्ड में, चलो जाओ खुश। ठीक है। अब ये ईसोफेगस से आपका खाना कहाँ चला गया है? आपका चला गया है स्टमक में, पेट में। ठीक है। अब खाना पेट में जाके क्या होगा? पेट में है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। एंड बहुत सारे एंजाइम्स, वो सब मिलके ढुशुम 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 करके क्या करते हैं? आपका खाना पचा देते हैं। आपके खाना जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में तोड़ देते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद स्टमक से होते हुए वो कहाँ जाता है? आपका जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है कुछ चीजों का। ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। तो यहाँ इंटेस्टाइन वगैरह में क्या होता है? आपके वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो यही प्रोसेस है आपका डाइजेशन का। सो आपका माउथ है, माउथ से आपका ईसोफेगस में जा रहा है, वहां से स्टमक में डाइजेशन हो रहा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रहा है कुछ मिनरल्स का, वाटर का, फिर लार्ज इंटेस्टाइन से वो पास आउट होते हुए बाहर एग्जिट हो जा रहा है। ठीक है। उसके बाद एंजाइम्स पे आते हैं। अब जैसे मैंने बोला आपके एंजाइम्स होते हैं जो यहाँ मुंह में भी रिलीज हो रहे होते हैं, कुछ हैं जो पेट में खाना डाइजेशन कर रहे हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है? कुछ एंजाइम्स है उनको रट लेना पूरा। ठीक है। जैसे सलाइवरी अमाइलेज करके आपका एक एंजाइम है जो क्या करता है आपकी बॉडी में? स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन करके जो एंजाइम है वो P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन, याद कर लो ऐसे। ठीक है। वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और एक एंजाइम है ट्रिप्सिन, जो फिर से वो भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है, जो लेफ्ट आउट कुछ प्रोटीन है उनका डाइजेशन करता है वो। ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। नाउ दूसरा लाइफ प्रोसेस है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है? आपका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाना। अब ये मत बोलना रेस्पिरेशन मतलब मैम सांस लेना। सांस लेना इज नॉट रेस्पिरेशन, इट्स इनहेलेशन। ठीक है। सांस लेने को हम बोलते हैं इनहेलेशन। क्या बोलते हैं हम? ठीक है। सांस लेने को क्या बोलते हैं? कहाँ गया? सांस लेने को हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। एंड सांस छोड़ने को एक्सहेलेशन। ठीक है। ये बोलते हैं। एंड जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन साथ में हो रहे हो और अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाए, एनर्जी रिलीज हो, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं आप रेस्पिरेशन। ठीक है। अब रेस्पिरेशन दो तरह से हो सकती है, एरोबिक, एनएरोबिक। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है। अब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहां पे क्या होगा? ज्यादा एनर्जी बनेगा। जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो क्या होगा? एनर्जी कम बनेगा। ठीक है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे पहले आपकी नाक होती है जहां से सांस लेते हो और छोड़ते हो, नोस्ट्रिल्स, वहां से आपका हवा कहाँ जाता है? ट्रैकिया में। अब जैसे ईसोफेगस था जो आपके फूड को जबान से आपके पेट तक ले जा रहा था, वैसे ही ट्रैकिया होता है जो सांस को नाक से लंग्स तक लेके जाता है। ठीक है। तो वो होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया से होते हुए वो ब्रोंकाई में जाता है। ठीक है। ब्रोंकाई से होते हुए वो आपके लंग्स में पहुंचता है। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होते हैं जहां जाके वो आपका ब्रेकडाउन वगैरह करता है। एल्वियोलाई जो है वही आपके गैसियस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है। मतलब जो ये आपका ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई में। तो ये स्टार मार्क कर लेना ये पॉइंट को। ठीक है। विच इज द पार्ट वेयर गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस? एल्वियोलाई। ठीक है। अब आपके तीसरे प्रोसेस पे आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आपके ब्लड ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो उनमें कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम नाम के दो पाइप्स हैं प्लांट के अंदर, वेसल्स बोलते हैं जिन्हें। ठीक है। वो करते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन। जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। फर्दर जाइलम और फ्लोएम चार पार्ट से बने हुए होते हैं, फ्लोएम फाइबर वगैरह, जाइलम फाइबर्स, ये सब। ठीक है। जाइलम स्क्लेरेनकामा, फ्लोएम स्क्लेरेनकामा, वो सारे पार्ट्स पढ़ लेना आराम से अच्छे से। ठीक है। अब ह्यूमंस की बात करें तो उनके अंदर ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हार्ट, दुख दुख
धुक 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 करके आपका पंपिंग करता है ब्लड का, एंड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करवाता है फ्रॉम बॉडी, एंड ब्लड में ऑक्सीजन का मिक्सिंग अप भी करवाता है आपके हार्ट। ठीक है, अब हार्ट के अंदर दो पाइपलाइंस होती है, आर्टरीज एंड वेन्स, एंड कुछ ब्लड कैपिलरीज भी होती है। ठीक है, ये हार्ट जो है आपका वो डबल सर्कुलेशन मेथड करता है। क्यों डबल सर्कुलेशन? क्योंकि आपके हार्ट में जो है वो ब्लड जो है वो दो बार ही आता है, दो बार सर्कुलेट करता है। ठीक है, एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ब्लड है, सॉरी जिस ब्लड में ऑक्सीजन है, एंड डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो दो तरह के दो बार वो सर्कुलेशन करता है, इसलिए उसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन में। अब हार्ट के जो है 4 चैम्बर्स होते हैं, एक होता है एट्रियम एंड एक होता है वेंट्रिकल। 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। तो 4 चैम्बर कौन से हैं? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब 2 पाइपलाइंस होते हैं जो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, एओर्टा ओपनिंग होती है उनकी, एंड कुछ वॉल्व्स होते हैं, वो वॉल्व्स क्या करते हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो एक होता है माइट्रल वाल्व, एओर्टिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व एंड ट्राइक्यूस्पिड वाल्व। ये वाल्व का आपको डिटेलिंग्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपको हायर क्लास में आएगा। अभी आपको बस 2 चीजें पढ़ लेनी है, कितने चेम्बर्स होते हैं, डबल सर्कुलेशन मेथड कैसे होता है, एंड उसके अलावा कौन से आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज का क्या काम है। ठीक है, इतना ही अभी आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा आपको आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज पढ़ लेना, डबल सर्कुलेशन पढ़ लेना है, उसके अलावा आपको पढ़ लेना है चेम्बर्स। ठीक है, कितने चेम्बर्स होते हैं, ये 3 चीजें हार्ट के अंदर आपको अभी फिलहाल यही 3 चीज पढ़ने हैं, उतने वाल्व के बारे में डिटेलिंग नहीं पढ़ने की जरूरत है, चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम हमारे चौथे लाइफ प्रोसेस पे, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, उसमें से जो कचरा निकल रहा है वो कचरे को निकालना। ठीक है, तो एक्सक्रेशन कैसे होता है जी? आपका ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम जो है, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? किडनीज होती है, किडनीज से होते हुए वो आपका जो है वेस्ट कहाँ जाता है? यूरेटर्स में। यूरेटर एक पाइपलाइन होती है जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है। तो आपका वेस्ट जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, वहां से जाता है यूरेथ्रा में, एंड यूरेथ्रा से जाता है वो रेक्टम, देन एनस, एंड निकल जाता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस है। एंड आपका फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी का? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन्स आर द नर्व सेल्स। ओके, एक मिनट, ये चैप्टर खत्म हो गया क्या? ठीक है, ये डायग्राम नहीं है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ये होती है आपकी किडनी, मान लीजिए बीन शेप्ड होती है किडनी। ठीक है, यहाँ पे आपका लगे होते हैं 2 पाइपलाइन, दैट इज यूरेटर, एंड यहाँ पे आपका होता है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पे आपका रेक्टम एंड एनस होता है। ठीक है, ये है आपकी किडनीज, ये है आपका यूरेटर। ठीक है, ये है, अरे ठीक है समझ जाओ, ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, फिर ये रेक्टम एंड एनस यहाँ से आपका निकल जाता है। ये होता है आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम का डायग्राम। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया लाइफ प्रोसेस। एंड इसी के साथ आपका चैप्टर 6 डन है, डन विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कंट्रोल, जीवन में कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है, वरना जिंदगी एकदम बर्बाद हो जाती है। ठीक है, और कंट्रोल के साथ अगर कोऑर्डिनेशन को हमने बिठा दिया, यानी बराबर कैसे गेम खेलते हो हैं, पबजी हो गया वो, तो फिर आपका ये और कौन कौन सा, फ्री फायर, ठीक है, GTA 5 एंड ऑल, ये सब जो गेम खेलते हो उसमें आपके आईज का और आपके हैंड्स, फिंगर्स का कितना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है ना, ऐसे करके एकदम आंख गड़ा के एकदम आंख और फिंगर्स का प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन हिला थोड़ा सा भी तो क्या होता है, गेम हार जाते हो। ठीक है, आउट हो जाते हो, मर जाते हो, फिर रिवाइव करो। तो इसी तरह से हमारा बॉडी है, कंट्रोल के साथ साथ कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, हर चीज का सिस्टमैटिक फंक्शनिंग होनी जरूरी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में वो कोऑर्डिनेशन कौन मेंटेन करता है, तो ठीक है, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन जो मेंटेन कर रहा है वो है नर्वस सिस्टम। आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है, हर जगह सिग्नल्स पास आउट करता है ब्रेन से, एंड वो सिग्नल्स फैलाता है कि भाई अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। ठीक है, तो वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है नर्वस
सिस्टम। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ना 3 पार्ट्स होते हैं, इंसान में 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं? पहला पार्ट है आपका ब्रेन, दूसरा पार्ट है आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड तीसरा है आपका पीएनएस। ठीक है, अब ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उनको आप सीएनएस बोलते हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन यहाँ सेंटर में है एंड उसी सेंटर से कनेक्टेड सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड है आपका, तो वो आपके सीएनएस के अंदर आता है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो कौन से हैं? वो नर्व्स जो सीएनएस को पूरी बॉडी पार्ट से कनेक्ट करते हैं, यानी जो बीच ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड जो बीच में है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो उस सेंट्रल से निकल के पूरी बॉडी में फैले हुए हैं वो पेरिफेरल, पूरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब जब ब्रेन के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ब्रेन का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं? हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। ठीक है, कौन कौन से पार्ट है? मिड ब्रेन, फोर ब्रेन एंड आपका है हिंड ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके फोर ब्रेन की, तो मेन थिंकिंग पार्ट होता है आपका फोर ब्रेन। मतलब आपका फोर ब्रेन जो है जितनी भी सोच विचार के काम है आपका फोर ब्रेन ही कर रहा है। और वो क्या क्या चीजें कंट्रोल करता है? आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेमोरी, आपके वॉलंटरी एक्शंस, मतलब आप क्या वॉलंटरीली एक्शन करने वाले हो वो भी वो कंट्रोल करता है। एंड आपके सेंसरी परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन मतलब आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है, आपकी आईज हो गई, आपका स्मेल, आपका विजन, आपकी हियरिंग, कान, आंख, नाक, जीभ, टेस्ट, ठीक है, ये सब चीजों को भी कंट्रोल करता है। तो ये मेजर कंट्रोलिंग जो है वो आपका किसके पास है? आपके फोर ब्रेन के पास। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है आपका मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन क्या करता है? मिड ब्रेन, मिड मतलब बीच में, तो आप देख सकते हो जो ये जो पूरा पार्ट है बाहर का, दैट इज योर फोर ब्रेन। ठीक है, उसके अलावा जो बाहरी आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट इज फोर ब्रेन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद मिड ब्रेन क्या करता है? रिफ्लेक्स मूवमेंट्स कंट्रोल करता है आपके हेड, नेक, आई। जो भी आप रिफ्लेक्स, मतलब अब अचानक से मेरे पास मच्छर आ जाए तो मैं ऐसे करके मारूंगी। ठीक है, तो ये जो मैंने अचानक से रिफ्लेक्स एक्शन दिखाया है, चाय अगर मेरे ऊपर गिर रही है तो मैं ऐसे करके हट जाऊंगी, ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन जो मैं दिखा रही हूँ इसको कौन कंट्रोल करता है? मेरा मिड ब्रेन। एंड लास्ट है हिंड ब्रेन, जो इनर पार्ट होता है, उसमें होता है सेरेबेलम, जो क्या करता है? आपका बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेन करता है, आपके ब्रेन का, बॉडी का, सब चीज का बैलेंस एंड पोस्चर मेंटेन रखता है। ठीक है, उनमें 2 मेन चीजें होती हैं, दैट इज पॉन्स एंड मेडुला। पॉन्स का काम क्या है? ब्रीथिंग रेगुलेशन, ब्रीथिंग को कंट्रोल में रखता है, प्रॉपर्ली रेगुलेटेड रखता है। एंड मेडुला क्या करता है? आपके इनवॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी मतलब जिन एक्शंस पे आपका कंट्रोल नहीं है उन एक्शंस को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल आपकी हार्ट बीट, बीपी, ब्रेथिंग, ठीक है, ये सारी चीजों को। तो आपको याद रखना है कि आपका जो फोर ब्रेन है वो आउटर पार्ट है, मिड ब्रेन मिडल पार्ट है एंड हिंड ब्रेन जो है वो इनर पार्ट है आपका। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्स एक्शन? मान लो कोई आपको चाटा मार रहा है तो आप क्या करोगे? एकदम से ऐसे हट जाओगे फटाफट से। तो ये जो क्विक रिस्पॉन्स आप दिखा रहे हो ना, उस क्विक रिस्पॉन्स को आप बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। एंड वो आपका प्री प्लान्ड नहीं होना चाहिए, ऑटोमेटिक, सडनली होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। ठीक है, और उसको कंट्रोल कौन करता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्योंकि पूरी बेसिकली यहाँ कनेक्टेड है वो बीच में, सेंटर में, तो वही कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है रिमूविंग हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली अचानक गर्म कप पकड़ लो तो लग गई करके ऐसे करके आप करोगे, वो अचानक से हटाया, दैट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब क्या पाथ फॉलो करता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन? कैसे होता है? रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जो सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल्स रिसीव करते हैं एंड स्पाइनल कॉर्ड तक भेजते हैं। एंड फिर वहां पे मोटर न्यूरॉन होता है जो आपके सिग्नल्स को रिसीव करता है एंड फटाफट इफेक्ट में ला देता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ योर रिफ्लेक्स एक्शन वर्क्स। नाउ कमिंग ऑन टू वन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक, हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, जो कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो आपका पूरे हार्मोनल कंट्रोल्स देखता है। ठीक है, तो हार्मोन्स क्या है? कुछ केमिकल मैसेंजर्स हैं जो ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट होते हैं। आपकी बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन्स वगैरह सिक्रेट करते हैं। कौन कौन से ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड हो गए, पैनक्रियास, पिट्यूटरी, एड्रिनलिन। ठीक है, पैनक्रियास तो बहुत सुना है बचपन से, यहाँ पे पेट के पास। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड जो है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? थायरॉक्सिन। ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना। मेटाबॉलिज्म पता है ना, आपके बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं उन रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है, पैनक्रियास क्या सिक्रेट करता है? इंसुलिन। उससे आपका ब्लड शुगर, जो डायबिटीज हो रही है वो किस वजह से होती है? इंसुलिन के चक्कर में ही होती है। ठीक है, पिट्यूटरी क्या? पिट्यूटरी कहाँ पे होता है? आपके ब्रेन में। वो आपका ग्रोथ हार्मोन,
सिक्रेट करता है, ठीक है। उससे क्या हो रहा है, आपका ग्रोथ कंट्रोल होता है ऑब्वियसली, ठीक है। एड्रिनल आपका एड्रिनलिन सिक्रेट करेगा एंड उससे इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, जो बोलते हैं ना मेरी बॉडी में एड्रिनलिन रश हो रहा है, बहुत ज़्यादा जोश आ रहा है अचानक, वो जो एड्रिनलिन रश हो रहा है वो यही एड्रिनल ग्लैंड आपका सिक्रेट करता है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, गोइटर। और ये इंसुलिन, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, इंसुलिन आपका पैनक्रियाज जो है वो प्रॉपरली इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, सिक्रेट नहीं कर रहा है इंसुलिन, तो इंसुलिन की कमी होगी और उस कमी को आप बोल सकते हो डायबिटीज, ठीक है। तो कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, कोई ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेंटेन्ड रेशियो रहनी चाहिए। तो इसी के साथ आई गेस यू आर डन, नॉट येट डन, सॉरी। ओके, एक लास्ट टॉपिक है हमारा, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में अगर कोऑर्डिनेशन देखें तो प्लांट्स डू नॉट हैव नर्व्स बट रिस्पॉन्ड थ्रू प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट में नर्व्स वगैरह तो नहीं लगे होते हैं, लेकिन वो प्लांट हॉर्मोन्स की मदद से रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। वो प्लांट हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं ये देखते हैं। पहला है ऑक्सिन, वो क्या करता है, ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट, लाइट मिलते ही ग्रो करता है। दूसरा हार्मोन है गिबरेलिन्स, गिबरेलिन्स क्या करता है, स्टेम को ग्रो करवाता है। तीसरा साइटोकाइनिन, साइटो वर्ड का मतलब भी होता है सेल, तो वो सेल डिविजन करवाता है, ठीक है। इथाइलिन, दैट इज फ्रूट राइपनिंग, आपके जो फल वगैरह पक रहे हैं वो किस हार्मोन की वजह से पकते हैं, इथिलीन, ठीक है। एब्सिसिक एसिड, जो क्या है आपका ग्रोथ को इनहिबिट, प्लांट के ग्रोथ को रोकता कौन है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। अब प्लांट मूवमेंट कैसे करते हैं, दो तरीके से, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नास्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होते हैं जो डायरेक्शनल हो, डायरेक्शनल मतलब फॉर एग्जांपल आपका फोटोट्रॉपिज्म, डायरेक्शनल मतलब किसी एक पर्टिकुलर जिस डायरेक्शन में लाइट है, फोटो मतलब लाइट, तो लाइट के डायरेक्शन में ही खाली वो ग्रो करेगा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, उसे बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट मतलब नॉन डायरेक्शनल हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल टच मी नॉट प्लांट, वो हर डायरेक्शन में ग्रो करता है, ठीक है। टच मी नॉट प्लांट का से छू दोगे तो करके छुई में मुरझा जाती है, ठीक है। तो ये था आपका प्लांट्स के बारे में, एंड इसी के साथ आपका वो चैप्टर भी कंप्लीट होता है। लिख दो भाई कमेंट में डन विथ 7, डन डन, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एंड द फेवरेट चैप्टर ऑफ ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, स्पीशीज का कंटिन्यूएशन मेंटेन रखना, ठीक है। जब रिप्रोडक्शन होता है, न्यू बेबीज बॉर्न होते हैं, न्यू बनते हैं बच्चे, एंड उसके साथ क्या होता है आपका स्पीशीज जो है वो कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, गैमेट फॉर्मेशन वगैरह ना इन्वॉल्व हो, फर्टिलाइजेशन वगैरह नहीं हो रहा, उसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, गैमेट फॉर्मेशन हो, फर्टिलाइजेशन हो, उसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो न्यू वंस, जो बच्चे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से बनते हैं, उनको बोलते हैं हम, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बच्चे बनते हैं उनको हम बोलते हैं न्यू वंस या यंग वंस, ठीक है। एंड जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चे बनते हैं उनको हम बोलते हैं क्लोन्स। क्या बोलते हैं, क्लोन्स। क्यों क्लोन्स, क्लोन्स मतलब एग्जैक्ट कॉपी, क्लोन्स का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट कॉपी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं है, तो वेरिएशन नहीं आता, वेरिएशन नहीं आता तो वो अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, एंड उस तरह के बच्चों को हम बोलते हैं क्लोन्स, ठीक है। तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, नो वेरिएशन, फास्ट प्रोसेस। अब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होना, फर्टिलाइजेशन नहीं होना है, तो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके कुछ टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिजन, ठीक है। फिजन एक्चुअली ये कॉमनली इसको हम बोल सकते हैं फिजन, ठीक है। फिर फिजन के दो टाइप्स होते हैं, बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी फिजन मतलब एक है वो डिवाइड होके दो बना लेगा, तो वो हो गया बाइनरी फिजन। मल्टीपल मतलब एक है वो डिवाइड होके बहुत सारे बना लेगा, मल्टीपल हो गया मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल एमीबा, जैसे ये एक एग्जांपल एमीबा था, ठीक है। तो पहले एमीबा का सेल डिवाइड होता है, ये अंदर उसका सेल डिवाइड होता है, फिर उसके बाद उसका आउटर बॉडी भी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। बाइनरी फिजन, दो बेबीज बन गए, ठीक है, दो बेबी गर्ल बन गए। तो उसके बाद आता है बडिंग। बडिंग किस में होता है, यीस्ट। बडिंग मतलब उसमें ये आपका एक मान लो बडिंग हाइड्रा में भी होता है, ये आपका हाइड्रा है, ड्राइंग मेरा एडजस्ट कर लो, इसमें एक बड लगा होता है, वो बड फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद
फाइनली वो दो सेपरेट हो जाते हैं अपने पेरेंट्स से। ठीक है, ये मेरी ड्राइंग बहुत गंदी सी है मुझे पता है, लेकिन आप अभी समझ जाओ, ठीक है, क्योंकि हम अभी बायो के क्लास में हैं। लेकिन आपको एग्जाम में इतनी गंदी ड्राइंग नहीं बनानी है, आपका चेकिंग होगा तो मार्क्स मिलेंगे। मुझे मार्क्स नहीं मिल रहा ड्राइंग का, इसलिए मैं कैसे भी बना रही हूँ। आपको अच्छा बनाना है, आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो बडिंग मतलब एक बर्ड होता है, बेबी अटैच होता है पेरेंट्स से एंड धीरे धीरे ग्रो करता है पेरेंट्स से न्यूट्रिशन लेके, एंड फिर ग्रो करने के बाद पेरेंट्स से अलग हो जाता है, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन, इसमें बहुत सारे छोटे 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 स्पोर्स बनते हैं एंड वो स्पोर्स बाद में फर्दर बहुत सारे न्यू इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइजोपस में, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब जो वेजिटेटिव पार्ट सूख जाते हैं, जैसे आलू देखा होगा, उसके ऊपर क्रीमिश वाइटिश कलर का एक कुछ कुछ निकल जाता है, थोड़े दिन छोड़ दो तो उसको हम पोटैटो की आइस बोलते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइलम लीफ होता है, उस लीफ पे ऊपर लीफ बर्ड सूख जाते हैं। तो जिंजर हो गया, जिंजर में राइजोबियम्स वगैरह लगे होते हैं, ठीक है। तो वो जिंजर, टर्मरिक, ये सभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन शो करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थे आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो इसमें पहली बात तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन होता है जिस वजह से वेरिएशन आता है, ठीक है। अब दो पेरेंट्स कौन से होते हैं, एक मेल एंड एक फीमेल, ठीक है। जो मेल पेरेंट का गैमीट होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म, जो फीमेल पेरेंट का गैमीट होता है उसे हम बोलते हैं एग्स, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझ लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आपके टेस्टिस होते हैं, यू कैन सी, ये आपका टेस्टिस, ठीक है। अब बॉल लाइक स्ट्रक्चर, सर्कुलर राउंड स्ट्रक्चर, एंड टेस्टिस के अंदर आपका होता है स्क्रोटम, ठीक है। ये टेस्टिस के अंदर आपका होता है स्क्रोटम, ठीक है। वो स्क्रोटम से आपका कौन कनेक्टेड होता है, वास डिफरेंस, ये जो एक पाइप से निकली हुई है थ्रू स्क्रोटम, उसमें आपका होता है वास डिफरेंस। एंड ये वास डिफरेंस कहाँ जाके कनेक्ट होता है, यूरेथ्रा में, ठीक है। ये जो आपका ओपनिंग है यूरेथ्रा, यहाँ पे, ठीक है, इस यूरेथ्रल ओपनिंग में आपका कनेक्ट होता है। एंड फिर वो यूरेथ्रा है कहाँ पे एक्चुअली में, पेनिस, ठीक है, पेनिस के अंदर, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करते हैं, टेस्टिस का काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन करना, ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन करना। स्क्रोटम का काम क्या होता है, स्क्रोटम इज अ कवरिंग, टेस्टिस के बाहर का कवरिंग होता है, ठीक है। ये आपका टेस्टिस है जो अंदर है, ये अंदर वाला शेडेड पार्ट, सॉरी तभी मैंने उल्टा बोल दिया जल्दी जल्दी में। तो ये जो इनर अंदर जो ये पार्ट है शेडेड सा, उसको बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर आपका स्पर्मिएशन होता है, ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होना, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप से, मतलब वो डिफरेंट कह सकते हो आप एक तरह से कि डिफरेंट स्टेजेस से होते वो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो आप आगे फर्दर 11th 12th क्लास में पढ़ोगे, अभी जरूरत नहीं है। बट इतना समझ लो कि टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो टेस्टिस के बाहर एक स्क्रोटम नाम की कवरिंग है, तो वो क्या कर रही है, टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन रख रही है, ठीक है। उसके बाद वास डिफरेंस क्या कर रहा है, पाइपलाइन टाइप है, तो वो स्पर्म को लेके ट्रांसपोर्ट करवा रहा है उसकी जगह तक, कहाँ तक, यूरेथ्रा तक। तो यूरेथ्रा एक पैसेज है जहाँ पे स्पर्म के साथ बहुत सारे फ्लूइड्स और सिक्रेशंस वगैरह मिल जाते हैं एंड देन वो बाहर निकल जाते हैं थ्रू पीनस का ओपनिंग से, ठीक है। तो पीनस इज एन एक्सटर्नल ऑर्गन, वो एक बाहरी ऑर्गन है जिसके अंदर यूरेथ्रा होता है एंड यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन रिमूवल, ठीक है। ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ मूविंग ऑन टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपकी ओवरीज होती हैं, 2 ओवरीज होती है दोनों तरफ, ठीक है। वो ओवरीज में क्या होता है आपका ओवम, एग का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। एंड वो ओवरीज से क्या कनेक्टेड होता है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो है वहीं पे आपका फर्टिलाइजेशन होता है, आपका ओवम जो है वहीं पे फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज करता है, कैसे वो अभी समझेंगे। फिर यूटेरस होता है, यूटेरस में आपका एम्ब्रियो डेवलप होता है, दैट इज वो बच्चा डेवलप हो रहा है, ठीक है। एंड देन वजाइना इज द बर्थ कैनाल। So let's understand the female reproductive system, ठीक है। अब जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो 2 ओवरीज होती है, ये जो शेडेड पोर्शन है दिस इज द ओवरीज। इन ओवरीज के अंदर आपका एग प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब इन ओवरीज से ना एग रिलीज होगा हर महीने, ठीक है, हर महीने एग रिलीज होगा। वो एग आके यहाँ फैलोपियन ट्यूब में एक जगह पे यहाँ रुक जाएगा, ठीक है, वेट करेगा किसका, स्पर्म के आने का। अगर स्पर्म आ गई तो स्पर्म यहाँ से एंटर करेगी, ठीक है, स्पर्म यहां से एंटर करेगी,
यहाँ से एंटर करने के बाद वो यहाँ से होते हुए फिर वो यहाँ आएगी, यहाँ आके वो उस ओवम के साथ फर्टिलाइज करेगी। यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये फर्टिलाइज होते हुए जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे एंड डिफरेंट सेल स्टेज, 2 सेल, 8 सेल स्टेज, ब्लास्टुला, मोरुला, ये सब डिफरेंट सेल स्टेज वो बनाएंगे एंड वहां से वो फर्टिलाइज होने के बाद इस जगह आ जाएंगे एंड इस जगह को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इस जगह आ जाएंगे एंड इस जगह आने के बाद आपका यहाँ पे जो जाइगोट है वो जाइगोट आपका क्या होगा, डेवलप करेगा, एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। एम्ब्रियो के साथ यहीं पे आपका वो धीरे धीरे क्या होगा, ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वेट, हाँ, ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा यूटेरस में। यहाँ पे आपका एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगा एंड यहीं पे वो बेबी ग्रो करने लगेगा यूटेरस में, ठीक है। अब जैसे ही वो बेबी ग्रो करने लगेगा तो बेबी के ग्रो करने से पहले जब आपका ओवम रिलीज होने वाला होता है उससे पहले आपकी बॉडी यहाँ पे ये रेडिश दिख रहा है एरिया, ये कुशन, ब्लड कुशंस है, ब्लड कुशंस बना लेती है, ठीक है। अब वो ब्लड कुशन जब बन जाता है तो वो बेबी को आपके प्रोटेक्ट करेगा फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। एंड उसके बाद आपका बेबी जो है वो यहाँ सर्विक्स से, कहाँ, यहाँ सर्विक्स से बाहर निकलेगा, इसलिए सर्विक्स को हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से बर्थ हो रहा है, ठीक है। एंड सर्विक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर बर्थ ऑफ बेबी एंड ऑल्सो फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड फ्लो, ठीक है। ये तो हो गया आपका द प्रोसेस ऑफ हाउ द चाइल्ड विल बी फॉर्म्ड एंड हाउ इट विल बी बॉर्न, ठीक है। अब पार्ट्स देख लेते हैं। तो यूटेरस होता है आपका, ये जो पार्ट है उसको बोलते हो यूटेरस। ओवरी होती है, फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन ट्यूब को ही आप ओविडक्ट भी बोलते हो। एंड आपका सर्विक्स के नीचे जो पार्ट है वो आपका वजाइना होता है, दैट इज विजिबल, ठीक है। विजिबल आउटर पार्ट इज वजाइना, ठीक है। अब आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। तो अगर व्हाट इफ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ना हो, स्पर्म ना आए, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो आपका ये जो ब्लड कुशन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्योंकि ब्लड कुशन कब रहेगा, जब उसको आपके बेबी को प्रोटेक्ट करना है। अब बेबी है ही नहीं, प्रोटेक्ट किसको करेगा, तो वो ब्लड कुशन क्या होता है आपका, ब्रेक डाउन हो जाता है एंड वो ब्रेक होके ब्लड के फॉर्म में वो नीचे से बह जाता है एंड उसी प्रोसेस को आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हो, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपने ओव्यूलेशन देखा, ओव्यूलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड उसका ओवरी से रिलीज होना, ओवरी से ओवम का रिलीज होना, उसे ओव्यूलेशन बोलते हो। फर्टिलाइजेशन कब होता है, अगर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन तो होगा ही, ठीक है, ओवम फॉर्मेशन होगा, ओवरी से रिलीज भी होगा। ओवरी से रिलीज होने के बाद दो चीजें हो सकती है, या तो फर्टिलाइजेशन होगा, स्पर्म मिल गया, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, आपका प्रेगनेंसी हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, दैट इज स्पर्म नहीं मिला, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो उस केस में आपका मेंस्ट्रुएशन होगा, ठीक है, ब्लीडिंग होगी। अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, स्पर्म एंड ओवम जब मिल जाता है तो वो जाइगोट बनाता है एंड उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फिर जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप करता है, फिर और एम्ब्रियो बड़ा होकर फीटस बनाता है, दैट इज द बेबी, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब ये रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आप खुद को डिसीजेस से कैसे बचाते हो, क्योंकि आजकल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस बहुत सारी फैल रही है, जैसे आप STD बोलते हो, ठीक है। तो उससे आप खुद को कैसे बचाते हो, कुछ कॉमन STDs जैसे आपके एड्स हो गए, ठीक है, HIV वगैरह हो गए, तो ये सब डिसीजेस से आपको खुद को बचाना है। तो सबसे पहले आपको अपने हाइजीन को मेंटेन रखना होगा, ठीक है जी। हाइजीन मेंटेन कैसे रखना है, आपको अपने रिप्रोडक्टरी पार्ट्स को प्रॉपरली क्लीन करना है, कोई सोप एंड इस तरह की चीजें यूज नहीं करनी है, ठीक है। इफ फीमेल्स आर यूजिंग द सैनिटरी पैड्स, यू हैव टू चेंज इट टाइमली, आपको टाइम टू टाइम सैनिटरी पैड्स वगैरह चेंज करने हैं, ठीक है। एंड प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है फॉर फीमेल्स, आपको प्रॉपर बाथ लेनी है, प्रॉपर शावर लेना है, एंड फॉर मेल्स ऑल्सो आपको प्रॉपर बाथ एंड शावर लेना है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस आपको एक तो इम्प्रॉपर एज में नहीं करनी है फॉलो, ठीक है। इफ योर एज इज नॉट अप्रोप्रिएट, आपको प्रॉपर सेक्सुअल प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करने। इवन दो इफ यू आर इन अप्रोप्रिएट एज, यू शुड ट्राई नॉट टू हैव योर सेक्सुअल रिलेशंस विद मल्टीपल पार्टनर्स, बिकॉज विथ मल्टीपल पार्टनर्स आपके
एसिडिटी के फैलने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। ऑल्सो इफ समवन इज गोइंग थ्रू द कोइटस, दैट इज द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, सो आपको ड्यूरिंग द कोइटस मेक श्योर करना है कि यू आर यूजिंग द एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव मेथड्स, प्रोटेक्शन मेथड्स, विदाउट दैट यू शुडंट डू दैट, ठीक है। सो सेफ प्रैक्टिसेस है अवेयरनेस के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है आई थिंक वो कंप्लीट होता है, and yes, आपका reproductive chapter is done. So write down in the comment, done with chapter 8. We have come a long way. Now moving on to the chapter 9, heredity and evolutions. तो इस chapter में आप किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं, किस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से ट्रेड्स हैं उनके बारे में पढ़ोगे। तो ये चैप्टर आपको जो पेरेंट्स से जो बच्चों तक जो जाती है, पास आउट होती है, जनरेशन टू जनरेशन जो पास आउट हो रहा है, ठीक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसे बोलते हैं आप हेरिडिटी, ठीक है। तो आपके जब हेरिडिटी की बात करते हैं तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स आप पढ़ोगे, उसमें डिटेल में आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है, यू शुड स्टडी। उन्होंने किस पे किया था, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनके डेफिनेशंस आपको रट लेने हैं प्रॉपरली, ट्रेट हो गया, जीन हो गए, जीन क्या है, जो पास ऑन हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपके जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। डोमिनेंट एंड रिसेसिव, जो अपने आप को ज्यादा शो कर पा रहा है दैट इज डोमिनेंट, जो दब जा रहे हैं वो रिसेसिव ट्रेट है। एलील हो गए, जीन के अंदर ही दो टाइप्स होते हैं दैट इज एलील, ठीक है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स हो गए, वो आपको समझ लेने हैं। अब मेंडल ने दो लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, डोमिनेंट ट्रेट अपीयर हुआ था फर्स्ट जनरेशन में, ठीक है, एंड सेग्रीगेशन क्या है, एलील्स जो है वो सेपरेट हो जा रहे थे कब, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। तो ये आपको डिटेल में समझ लेना है प्रॉपरली टेक्स्ट बुक के अंदर से, ठीक है। उसके बाद मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था उन्होंने, मोनो मतलब सिंगल हाइब्रिड क्रॉस करवाया था, एक टॉल प्लांट एंड डॉर्फ प्लांट लिया था। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, सारे ही टॉल आए थे, एंड सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ था, 3 टॉल आए थे, एक डॉर्फ। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने टॉल प्लांट लिए थे एंड डॉर्फ प्लांट लिए थे, इनका जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो रिजल्ट में क्या मिला था, सारे टॉल मिले थे, ठीक है। फिर जब इस टॉल प्लांट को उन्होंने फिर से वापस से क्रॉस करवाया तो उसके बाद क्या मिला था, ठीक है। तो क्या हुआ था, 3 आपको मिल गए थे टॉल एंड 1 मिल गया था डुअर्फ, ठीक है। उसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया, डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 ट्रेड्स रखे थे उन्होंने कोई भी, ठीक है। उसमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या आई थी, 9:3:1, ठीक है, एंड जीनोटाइपिक रेशियो में क्या आई थी, 1:2:1। ये चीजें रट लो, पूरा एकदम दिमाग में घुसा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में कैसे होता है, फीमेल्स के पास जो एग्स होते हैं, जो ओवम्स होते हैं, उनमें आपका क्या ट्रेट कौन सी एलील होती है, कौन सा जीन होता है, एक्स, ठीक है। एंड मेल्स में कौन से होते हैं, एक्स हो सकते हैं और वाई स्पर्म हो सकते हैं, ठीक है। अगर फीमेल के पास तो भाई एक ही तरह का एग है, एक्स, मेल्स के पास स्पर्म है एक्स और स्पर्म है वाई। तो अगर फीमेल का एक्स के पास एक्स स्पर्म आ गया तो आपको एक्स मिल जाएगा एंड दिस विल बी योर गर्ल चाइल्ड। एंड अगर फीमेल के पास वाई स्पर्म आ जाता है तो एक्स वाई हो जाएगा एंड दैट विल बी योर बॉय चाइल्ड, मेल चाइल्ड, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बच्चे का कौन सा जेंडर होगा वो फादर पे डिपेंड करता है कि फादर से एक्स स्पर्म आ रहा है या फादर से वाई स्पर्म आ रहा है। तो मदर की कोई गलती नहीं होती है ऑन द सेक्स ऑफ द बेबी, कि बेबी का कौन सा जेंडर है, ठीक है। इसी के साथ हमारा वो चैप्टर डन है, छोटू सा चैप्टर है, आप उसको डिटेल में टेक्स्ट बुक एक बार रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 15 आवर एनवायरमेंट, ठीक है। अब जब हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो हम इसमें इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, फूड एनर्जी, ये सब चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले इकोसिस्टम की अगर बात करें तो इकोसिस्टम क्या होता है बेटा, इकोसिस्टम ऐसा फंक्शनल यूनिट है नेचर का, ठीक है, जहाँ पे बायोटिक एंड अबायोटिक ये दोनों आपस में कंपोनेंट इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे बायोटिक यानी लिविंग और जहाँ पे अबायोटिक यानी नॉन लिविंग, ये सब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं हम इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम जो है उसके 2 कंपोनेंट है, बायोटिक एंड अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स में 3 होते हैं,
तीन पार्ट्स हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस कर रहे हैं खाना वगैरह, कौन है? प्लांट्स। कंज्यूमर मतलब जो खा रहे, कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो तीन तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी मतलब जो प्लांट से खा रहे हैं, देखो ये है प्रोड्यूसर, ठीक है, इससे खा रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर, इससे खा रहे हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, इससे खा रहे हैं टर्शियरी कंज्यूमर एंड इसको कर दे रहे हैं डिकम्पोजर, ठीक है। तो प्लांट्स खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर है, तो वो कौन हो गए? आपके हो गए हर्बीवोरस, हर्बीवोरस एनिमल, ठीक है। अब हर्बीवोरस यानी जानवर को जानवर खा रहा है, तो वो आपके कार्निवोरस हो गए, ठीक है। एंड फिर वापस जानवर को जानवर ही खा रहा है, तो वो आपके टॉप कार्निवोरस हो गए, ठीक है, या उसमें ओमनिवोरस भी आ सकते हैं, ठीक है। अब फिर उनको डिकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया हो गए, अर्थवॉर्म वगैरह हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं? ये डिकम्पोज कर दे रहे हैं, उनका ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं अबायोटिक कंपोनेंट पे। अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से? जो भी नॉन लिविंग है, सॉइल, वाटर, एयर, टेम्परेचर, एवरीथिंग, ठीक है। अब फूड चेन पे आते हैं। फूड चेन मतलब जब एक के बाद एक खा रहा है, एक को दूसरा खा रहा है, दूसरे को तीसरा खा रहा है, इस तरह से एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, उसे बोलते हैं फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल फूड चेन का एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ दिया है ग्रास है, ग्रास को डियर खा रहा है, डियर को टाइगर खा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं फूड चेन बोलूँ तो ग्रास है, ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, ठीक है, उसको खा लिया अपने फ्रॉग ने, फ्रॉग को खा लिया अपने स्नेक ने, स्नेक को खा लिया अपने ईगल ने, ठीक है। तो ये एक फूड चेन बन गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं फूड चेन। फूड चेन है क्या? तो जहाँ पे फूड का ट्रांसफर हो रहा है एंड एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म। एक तो फूड ट्रांसफर हो रहा है, वो उसको खा रहा है, खाना मिल रहा है, खाने से क्या मिल रही है साथ साथ में? एनर्जी, तो एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। ट्रॉफिक लेवल, अब इस फूड चेन में ना ट्रॉफिक लेवल होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये ग्रास, प्लांट्स, प्रोड्यूसर, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये है सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो बेसिकली 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं, ठीक है। फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल किसी किसी में होता है, बेसिकली नहीं होता। अब 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या है कि मान लो इसके पास 10,000 किलो जूल एनर्जी है, तो ये इसको उसका 10% ही देगा। 10% मतलब 1000 जूल ही देगा, ठीक है। अब ये उसको उसका 10% एनर्जी देगा, यानी कि ये 100 जूल एनर्जी ही देगा। अब ये इसमें उसका 10% देगा, यानी 10 जूल एनर्जी ही देगा, एंड ये इसको इसका 10% देगा, दैट इज 1 जूल एनर्जी ही मिलेगा। तो यही होता है 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। मतलब किसी भी चीज की 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, और बाकी की एनर्जी क्या हो जाएगी? तो बाकी की एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में लॉस्ट होगी। मतलब अब ये उसको एनर्जी दे रहा है, तो जैसे ग्रास उसको एनर्जी दे रहा है, ठीक है, 10%, तो ग्रास के भी तो कुछ अपने लाइफ प्रोसेस है ना, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो ये सारे लाइफ प्रोसेस जो वो फॉलो करेगा, फिर जैसे ये ग्रास ऊपर उसको 10% दे रहा है, तो ग्रास ऊपर का भी अपना डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ब्ला ब्ला, ये सब जो भी है लाइफ प्रोसेस है ना, जिसमें उसको एनर्जी की नीड होगी, तो वो 90% एनर्जी खुद तो यूज कर ले रहा है ना, बचे हुए 10% वो नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे पास आउट करता है, ठीक है। दिस इज वाई फूड चेन जो है शॉर्ट है, इसलिए फूड चेन छोटे होते हैं, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर होते 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 10% करते करते लास्ट में बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी बचती है, इतनी कम कि वो पूरे के पूरे खुद में ही यूज कर लेंगे, खुद के लाइफ प्रोसेस में। उनके पास 10% पास आउट करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। जब कुछ है ही नहीं एनर्जी देने के लिए, तो आगे क्या ट्रॉफिक लेवल रहेगा? फिर ये रीजन है ट्रॉफिक लेवल शॉर्ट रहने का, सॉरी फूड चेन्स के शॉर्ट रहने का, ठीक है। नेक्स्ट है फूड वेब। जब बहुत सारे फूड चेन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं ना, एक फूड चेन है, दूसरा फूड चेन है, ये इससे जुड़ गया, उससे जुड़, जब आपस में बहुत सारे फूड चेन कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब क्या करता है? इकोसिस्टम को एक तरह से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एक ऑर्गेनिज्म अगर कम भी हो जाता है, तो दूसरा सर्वाइव कर जाएगा। अब डिकम्पोजर्स का कैसा रोल है भाई हमारे जीवन में? तो ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, सॉइल को न्यूट्रिएंट देते हैं, उसके अलावा एनवायरमेंटल बैलेंस मेंटेन रखते हैं। बिना डिकम्पोजर के तो ऑब्वियसली है अर्थ जो है वो डेड बॉडीज से भरा रहेगा, क्योंकि डिकम्पोजर्स होंगे ही नहीं, तो वो डेड बॉडीज को डिकम्पोज ही नहीं करेंगे, भर जाएगी डेड बॉडीज और वेस्ट, ठीक है। ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। ओजोन लेयर क्या होता है? ओजोन इज O3। ओजोन लेयर आपके अर्थ को एंड आपको प्रोटेक्ट करता है सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ठीक है। आपके पास
ये एटमॉस्फेयर में एक प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, हार्मफुल यूवी रेज से बचाता है। अब आप जो एसी चला रहे हो, फ्रिज चला रहे हो, इन सब से ना एक हार्मफुल गैस रिलीज हो रही है, दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है, ये जाके आपके ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करती है, ऊपर आपका जो ऑक्सीजन है उसको तोड़ देती है। तो O2 जो है वो आपका तोड़ देती है कौन, CFC, तोड़ के क्या बना देगी, O, मोनोऑक्साइड। अब ये O आसमान में घूमते रहेंगे और कुछ O2s भी है प्रेजेंट है, तो ये O जो है इन O2 के साथ क्या करता है, जुड़ जाएगा, ठीक है, क्या करेगा, O2 के साथ जुड़ जाएगा। और ये O2 जो है O2 जो है वो क्या बना लेता है, O3, ठीक है, O2 सॉरी उल्टा करेंगे, ये O3 है, CFC आपके O3 को तोड़ देता है, ओजोन को तोड़ देता है, ठीक है, जिससे ये ब्रेक डाउन हो जाता है O2NO वगैरह में, एंड ये अलग कर देता है, ओजोन लेयर को तोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। तो जिस वजह से आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का मेजर काम कौन कर रहा है, आपका CFC, ठीक है। तो ये जो है ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, एरोसोल स्प्रे, इन सब से यूज होते हैं। अब अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गया, यूवी रेस अंदर आने लगे, तो क्या होगा इफेक्ट, आपको स्किन कैंसर, आई इन्फेक्शन, प्लांट्स को हार्म होगा, इस तरह के कुछ हार्मफुल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म नहीं होता है, अभी थोड़ा और है, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट की जब बात करते हैं तो कितने टाइप्स के वेस्ट होते हैं आपके पास, दो तरह के, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब जो ब्रेक डाउन हो सकता है ना, जिनको हम तोड़ सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल वेजिटेबल पील्स हो गए, बचा हुआ खाना हो गया, ये सब, ठीक है, लीव्स, पत्ते। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो नहीं टूट सकते, डिकम्पोज नहीं हो सकते, जैसे प्लास्टिक, ये सारी चीजें, ठीक है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, वो टूटते नहीं है, जमा होते रहते हैं, डिकम्पोज नहीं हो सकते, तो उनसे सॉइल पॉल्यूशन बढ़ेगा, मिट्टी में अगर जमा हो रहा है तो, पानी में जमा हो रहा है तो वाटर पॉल्यूशन, बायोमैग्निफिकेशन बढ़ता है, ठीक है। बायोमैग्निफिकेशन मतलब टॉक्सिसिटी का ट्रांसफर, कितना ज्यादा टॉक्सिन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। अब बायोलॉजिकल बायोमैग्निफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स, मैंने बोला टॉक्सिक अमाउंट में कितना इंक्रीज आ रहा है, उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। हायर ट्रॉफिक लेवल पे, जैसे जैसे ऊपर ऊपर ट्रॉफिक लेवल बढ़ते जाएगा, मान लो लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल में इतना अमाउंट कम टॉक्सिसिटी है, नेक्स्ट में जाएगा टॉक्सिसिटी ज्यादा हो जाएगी, उससे आगे जाएगा ज्यादा हो जाएगी, तो जैसे जैसे टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ती है उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड्स, हार्मफुल केमिकल्स हैं, वो पेस्टिसाइड्स प्लांट्स में छिड़कते हैं, प्लांट्स में ज्यादा टॉक्सिसिटी आ जाती है, उसको फिश खाए तो फिश के अंदर भी वो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, फिर बर्ड्स खाएं उनको तो बर्ड्स में भी टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, फिर उसके बाद ह्यूमंस खाएं तो उनमें भी वो केमिकल ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमंस जो हायर कंज्यूमर है, ठीक है, टॉप कंज्यूमर है, उनको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन में जो है वो मिल गया है आपका टॉक्सिक वेस्ट। तो इसी के साथ आपका जो बायोलॉजी है वो भी खत्म होता है। सो We are done with the biology also, all the chapters. So आपका बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तो मैंने पूरा करा दिया है। आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं है इनमें। सो फिजिक्स आप रिवाइज कर लीजिए एंड इसी के साथ आपका साइंस डन है एंड आई होप आप अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड अच्छे से लिखना, फोड़ के आना, बोर्ड्स पे आप रॉक करने वाले हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।